हेलो एवरीवन, वेलकम टू अगस्ता जीएस एकेडमी। ऐप पे जो क्लासेस चल रही हैं साइंस एंड टेक का, वो मैंने सारे कंटेंट में आपको पढ़ा रहा हूँ। पर सवाल ये आता है, सबसे बड़ा चैलेंज ये आता है मेंस में कि सर कंटेंट पढ़ लिया, समझ में आ गया, फ़ायदे नुकसान, गवर्नमेंट इनिशिएटिव, टेक्नोलॉजी क्या है, कैसे सोसाइटी के लिए बेहतर है, हम इसमें और क्या कर सकते हैं, इसमें चुनौतियाँ क्या है, सरकार की पहल क्या है। कंटेंट ठीक ठाक सबको समझ में आ जाता है, पर जब बात आती है कि इस कंटेंट को लिखा कैसे जाए, इस कंटेंट को पेपर पे कैसे उतारा जाए, कंटेंट को 2 पेज में कैसा लिखा जाए, पेपर में 2 पेज में सारी बातें लिखी कैसी जाए, शॉर्ट क्वेश्चन का अटेम्प्ट कैसे किया जाए, शॉर्ट क्वेश्चन का इंट्रो कैसे स्टार्ट किया जाए, बहुत सारी चीज़ें माइंड में चलती रहती हैं। तो आज हम एक मॉडल आंसर का फ्रेम करके आपको बताएंगे कि हम मॉडल आंसर क्या क्या चीज़ें हैं, क्या नहीं है। मैंने स्टार्टिंग में, आप यूट्यूब पे जाके देखिएगा अगस्ता जीएस एकेडमी में, शॉर्ट क्वेश्चन के फॉर्मेट मैंने बताया था कि 2 पेज में कैसे लिखना है, 2 पेज में कैसे नहीं लिखना है। उसके बाद मैंने ये भी बताया था कि कंटेंट छोटा हो तो नंबर मिले या बड़ा हो तो नंबर मिले। ये भी बताया था यूट्यूब के चैनल पे, आप देखिएगा हमारे अगस्ता जीएस एकेडमी का, कि उसमें आपको ये दिखेगा कि छोटे क्वेश्चन में क्वेश्चन की डिमांड क्या है, उस डिमांड को पूरा कैसे किया जाए, और साथ साथ में हमें 2 पेज में वो सारी बातें लिख देनी है जो हमारे क्वेश्चन की डिमांड को पूरा करे और हमें बहुत ज़्यादा समय भी ना लगे। आज देखिए, याद रखिएगा, छोटा क्वेश्चन जब से बीपीएससी मेंस में इंट्रोड्यूस हुआ है, चाहे आपके कंटेंट कितना भी अच्छा हो, आज सभी के लिए चैलेंज है कि समय पे चीज़ों को लिखा कैसे जाए, और जो लिख रहे हैं वो उस क्वेश्चन की डिमांड को कैसे पूरा किया जाए। ये 2 चीज़ें हैं जो अच्छे अच्छे लोगों को मेंस में थोड़ी सी दिक्कत पैदा करी। जो 4-4, 5-5 मेंस दे रखे हैं, 2-3 इंटरव्यू दे रखे हैं, उनके लिए भी एक बहुत बड़ी समस्या है कि आता तो सब चीज़ है, पर 3 घंटे में लिखे कैसे, और लिखे भी तो क्या लिखे जो क्वेश्चन की मांग को पूरा कर सके। इन सभी बातों को ध्यान रखते हुए एक मॉडल आंसर मैं आपको बताता हूँ। और उस मॉडल आंसर का आज का जो टॉपिक है वो देखें। आज का टॉपिक है जनरेटिव एआई। जनरेटिव एआई हमारा क्या है, टॉपिक है। देखिए, आप सभी को पता है कृत्रिम बुद्धिमत्ता, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, आप सभी को पता है कि आप लोग सब यूज करते होंगे। तो सर उसको तो कृत्रिम बुद्धिमत्ता, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं, पर आपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से पहले ये क्या लिख रखा है, जनरेटिव। जनरेटिव क्यों लिख रखा है और जनरेटिव एआई का मतलब क्या है, आपको मैं इसका मतलब समझाता हूँ। देखिए, कोई भी एआई हो, आप टॉपिक के थीम को समझिए, कोई भी एआई हो जो आपको कोई काम करके दे, कोई भी काम करके आपको दे, दे किस में, तो आपको जो जानकारी दे वो टेक्स्ट में दे, वीडियो में दे, ठीक है, ऑडियो में दे, मतलब आवाज के फॉर्म में दे, या कोडिंग में दे, या कोड के फॉर्म में दे। अगर कोई एआई से काम कराते हैं और एआई इस तरीके से आपको आंसर देता है, इस तरीके से आपके काम को पूरा करता है, तो इस तरीके के एआई को हम क्या बोलेंगे, जनरेटिव एआई। कोई एग्जांपल सर देखिए, आप सबको पता है कि अगर हम कुछ पूछते हैं और आंसर मिलता है तो सबको फेमस पता है चैट जीपीटी। चैट जीपीटी से कुछ भी पूछेगा, जनरली वो आंसर आपको किस में देगा, टेक्स्ट में देगा। फिर कुछ भी आपको पूछना है और आपको आंसर वीडियो में चाहिए, तो ओपन एआई एक कंपनी है, ओपन एआई कंपनी का नाम है, इसका आता है सोरा। सोरा एक एआई है, याद रखिएगा, सोरा एक एआई है जो आपको आंसर किस में देगा, वीडियो में देगा। फिर आता है ऑडियो। ऑडियो में सबको पता है सीरी, सीरी, एलेक्सा। इनसे अगर कुछ भी पूछते हो और ये एआई की तरह काम करेंगे तो ये आपको जनरली ऑडियो में देंगे। तो कुछ एआई ऐसे भी होंगे जो किस में देंगे, कोड्स में देंगे, मतलब कंप्यूटर के कोड में आपको आंसर देंगे। तो अगर कोई भी एआई आपको आंसर इसमें किसी भी एक हिस्से में, किसी भी एक फॉर्म में दे, टेक्स्ट में दे, ऑडियो में दे, वीडियो में दे, या कोड वोड में दे, तो उसको एआई ना बोल के आप उसको क्या बोलिएगा, जनरेटिव एआई बोलिएगा। अब सवाल ये तो क्लियर हो गया होगा आपको जनरेटिव एआई क्या कहते हैं। नॉर्मल एआई से जनरेटिव एआई डिफरेंट है। जनरेटिव एआई का आंसर
या वो किसी भी सवाल का हल निकाल के देगा आपको, तो हल आपको इन्हीं तीनों टर्म्स में मिलेंगे। ठीक है, चारों टर्म्स में, टेक्स्ट में, ऑडियो में, वीडियो में या कोड में। ठीक है, अब सवाल आता है क्वेश्चन क्या है, तो थोड़ा क्वेश्चन देखें। ये रहा क्वेश्चन, फिर इसके मॉडल आंसर पे हम लोग बात करेंगे। क्वेश्चन क्या है, थोड़ा क्वेश्चन में पढ़िए। बिहार के शिक्षा क्षेत्र में जनरेटिव एआई के अनुप्रयोग की व्याख्या कीजिए। जनरेटिव एआई के अनुप्रयोग की व्याख्या कीजिए। तो आप सभी को पता है कि हमारे पास मॉडल आंसर के तीन ही हिस्से होते हैं। आपको बीपीएससी में शॉर्ट क्वेश्चन का 2 पार्ट मिलेगा, 2 पेज मिलेगा, पेज 1, पेज 2, और जो मैंने यहाँ क्वेश्चन लिख रखा है वो यहाँ पे सवाल आपके लिखे रहेंगे। कंसीडर कितने नंबर का, 7 नंबर का, तो यहाँ पे इस तरह से 7 नंबर भी लिखा रहेगा, 7 मार्क्स। ठीक है, फिर आपको आंसर यहाँ से स्टार्ट करना है। तो मैंने बताया था कि पहले आपको इंट्रो लिखना पड़ता है, परिचय लिखना पड़ता है, फिर इसकी पूरी बॉडी लिखनी होती है। आपको यहाँ तक पूरा 2 पेज में बॉडी लिखना है, फिर आपको निष्कर्ष निकला, निष्कर्ष मतलब कंक्लूजन लिखना है। ये फॉर्मेट आप सबको मैंने बता रखा है, यहाँ तक क्लियर सभी को। पर अब देखना यह है कि अब इसको लिखा कैसे जाए। क्वेश्चन में एक चीज को पकड़ना पड़ता है कि क्वेश्चन में क्वेश्चन किस पर आधारित है, जिसको हम लोग बोलते हैं क्वेश्चन का थीम या केंद्रीय पार्ट, केंद्रीय हिस्सा या केंद्रीय पार्ट बोल सकते हैं, सेंट्रल पार्ट। क्या है, किस पे आधारित है क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन में जो सबसे मेन पॉइंट है वो क्या है। तो ध्यान से देखिए, बिहार के शिक्षा क्षेत्र, एक तो यहाँ पे एक पॉइंट आता है शिक्षा क्षेत्र में जनरेटिव एआई, जनरेटिव एआई यहाँ पे आता है पॉइंट नंबर 2 में अनुप्रयोगों की व्याख्या कीजिए। तो यहाँ पे पार्ट है 3, पर इस पूरे क्वेश्चन में जो थीम है वो थीम है जनरेटिव एआई। इसके बाद आपको जनरेटिव एआई को फोकस करना कहाँ पे, शिक्षा में। पर शिक्षा में किसके, शिक्षा में किस राज्य की बात हो रही है, बिहार राज्य की बात हो रही है। यहाँ तक क्लियर है। तो थोड़ा सा एक परिचय कैसे हो सकता है, ये परिचय क्या सर सबसे सटीक परिचय है, सबसे बेहतरीन परिचय है, आंसर है नहीं, ये एक परिचय है और इस तरह के परिचय आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं। परिचय 2-3 लाइन 4 लाइन से ज्यादा नहीं होना चाहिए। यहाँ पे मैंने बोर्ड पे लिखा है तो 4-5 लाइन दिख रहा है, जब आप इसको कॉपी में लिखिएगा तो ये पेजेस में छोटे लाइन में 2 या 3 लाइन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। देखिए, जनरेटिव एआई बिहार के शिक्षा के क्षेत्र में एक क्रांतिकारी बदलाव लाने की क्षमता रखता है। यह तकनीक राज्य की लंबे समय से चल रही है। आप यहाँ पे देखिए, मैंने इंट्रो में क्या पॉइंट लिखा है, बिहार में सबसे बड़ी समस्या क्या है, बड़ी समस्याओं की एक लंबी लिस्ट है। बिहार में समस्याओं की दिक्कत नहीं है। जैसे अभी मेट्रो को आप देख ही रहे हैं, मेट्रो बना, सब लोग को मेट्रो की सुविधाएं मिलने लगी, पर मेट्रो का जो न्यूज आ रहा है वो ये आ रहा है कि पान गुटखा खैनी से भर दिया जा रहा है। तो समस्याएं कहीं बिहार में रुकने वाली नहीं है। तो रुकने वाली नहीं है तो किस समस्या का इस क्वेश्चन में चर्चा है, शिक्षा में। और आपको पता है जब शिक्षा की रैंकिंग आती है कि लिटरेसी रेट निकाला जाए, ये निकाला जाए, तो बिहार हमेशा टॉप करता है, पर टॉप करता है नीचे से, बॉटम से। मतलब शिक्षा का स्तर बहुत ज्यादा क्या है, नीचे गिरा हुआ है। इसलिए इस पॉइंट में मैंने ये लिखा, देखिए, यह तकनीक बिहार की लंबे समय से चली आ रही चुनौतियों का समाधान करने और शिक्षण परिणामों में काफी सुधार लाने में मददगार साबित हो सकती है। तो यहाँ पर मैंने यह अनुप्रयोग जो पूछा गया था, इसको हमने यहाँ पर एक समस्या से जोड़ दिया जो बिहार की बहुत बड़ी समस्या थी। तो इंट्रो मेरा यहाँ पर बहुत बेहतर हो गया, बहुत बेहतर हो गया। किस तकनीक की बात हो रही है, स्टार्टिंग में देखिए जनरेटिव एआई की बात हो रही है। क्लियर कट है। अब ये पार्ट हो गया, ये पार्ट 1 नंबर का होता है, बॉडी 5 नंबर की होती है सर, और निष्कर्ष जो लास्ट होता है वो 1 नंबर का होता है। इस हिसाब से देखा जाए तो हमारे क्वेश्चन का कितना मार्क्स है, 7 मार्क्स है। तो इंट्रो 2-3 लाइन में आपको समाप्त करना, और इंट्रो में क्वेश्चन का आधार, क्वेश्चन का जो थीम है उसी के आसपास इंट्रो को रखिएगा। ये नहीं कि शिक्षा देखे और कुछ भी लिखना चालू कर दिए, वो नहीं। आपको शिक्षा भी लिखना है, पर थीम हमारा जनरेटिव एआई है, तो शिक्षा को जनरेटिव एआई से जोड़कर ही लिखने की कोशिश कीजिएगा। तो क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है आप उस पर बने रहेंगे।
अगर आप क्वेश्चन में कोई भी वर्ड, जैसे बहुत से लोग देखते हैं कि एग्रीकल्चर पे सवाल पूछा गया, शिक्षा पे पूछा गया, गरीबी पे पूछा गया, तो गरीबी पे पूछा गया तो गरीबी पूरा निबंध जैसा लिखना चालू कर देते हैं। पर गरीबी पे जो पूछा गया है सवाल, उसके सवाल में गरीबी का सवाल में थीम क्या है, गरीबी को कैसे दूर करें, गरीबी एक समस्या है, भारत के लिए सब बहुत बड़ी चुनौती है, कुछ तो दिया गया होगा क्वेश्चन में। तो जो क्वेश्चन टॉपिक के साथ जुड़ा है, आपको इंट्रो, बॉडी और निष्कर्ष में वहीं पर बने रहना है, उस टॉपिक से दूर जाने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। इंट्रो हो गया। बॉडी में देखा जाए, बॉडी में देखा जाए, अब देखो बॉडी में देखा जाए तो अब देखिए ध्यान से, क्वेश्चन में पूछा गया था बिहार के शिक्षा क्षेत्र में जनरेटिव एआई के अनुप्रयोग। तो जब बॉडी स्टार्ट होगा तो एक छोटा सा आपको यहाँ पे हेडिंग देना है और कोशिश करना है कि हेडिंग अंडरलाइन हो। हेडिंग क्या हो, जो क्वेश्चन में पूछा गया है, बिहार की शिक्षा में जनरेटिव एआई के प्रमुख अनुप्रयोग, ये रहा हेडिंग। ठीक, अब इस हेडिंग का एक्सप्लेनेशन आप जो देंगे छोटे क्वेश्चन में, हमेशा मैंने बताया था आपको पहले ही, छोटे क्वेश्चन में हमेशा आंसर की कोशिश कीजिएगा सभी लोग कि आंसर क्या हो, पॉइंट वाइज हो। पॉइंट वाइज इस क्रम में हो सकता है जिस क्रम में आपको बोर्ड पे दिख रहा है, इस क्रम में हो सकता है जिस क्रम में बोर्ड में दिख रहा है। और नंबर 2, आप इसको दूसरी तरह से भी लिख सकते हैं, कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं, कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ये जो लिखा आपने, जैसे यहाँ पे लिख लीजिए फॉर एग्जांपल, एक सेकेंड, यहाँ पे लिख दीजिए जनरेटिव एआई के अनुप्रयोग आप बिहार के शिक्षा में जनरेटिव एआई का अनुप्रयोग नहीं लिख सकते, तो जनरेटिव एआई में अनुप्रयोग लिख दिए, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6। इस क्रम में भी जो मैंने यहाँ पे लिख रखा है, इस क्रम में भी जो मैंने लिख रखा है, ये भी एक बहुत अच्छा रास्ता है, ये भी एक बहुत अच्छा तरीका है। इस क्रम में भी लिखा जा सकता है, इस क्रम में भी लिखा जा सकता है। और एक और क्रम बता देता हूँ, एक और तरीका बता देता हूँ, इसमें ये आपको पॉइंट्स लिखने हैं, पॉइंट्स लिखने के तरीके कुछ भी हो सकते हैं, 6 पॉइंट या 5 पॉइंट आप इस तरह से भी लिख सकते हो। इसमें लिख दीजिएगा यहाँ पर जनरेटिव, क्वेश्चन में बिहार शिक्षा के, हाँ एक सेकेंड, एक सेकेंड, थोड़ा बड़ा बना देता हूँ कि आपको विजुअल दिखाई दे। 5 पॉइंट लिखना है तो जैसे आपने इसे 5 पॉइंट बना दिया, जैसे अगर आप इसमें भी दिक्कत आ रही है तो थोड़ा सिमेस्टिकल तरीके से बनाया जाए, 1, 2, 3, 4, 5, और यहाँ लिख दीजिए जनरेटिव एआई के अनुप्रयोग। यहाँ पर ये 5 पॉइंट आपको लिख देना है। ये भी एक रिप्रेजेंटेशन अच्छा है, इसमें भी स्कोर अच्छा आता है। ओवरऑल कहानी है कि आप जिस मेथड को अपनाए छोटे क्वेश्चन में लिखने में, समय बचे, 5 मिनट में आपके 2 पेज लिखा जाए, सारे जो सवाल के मुख्य बिंदु हैं उस पर चर्चा आप कर दो, उसको आंसर में लिख दो। बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि नहीं हो पाएगा 3 घंटे में इतने सारे सवाल, हर सवाल को एक्सप्लेन करते करते आप नहीं लिख पाएगा, आपके सवाल छूटेंगे। सवाल छूटे आप कभी भी मेरिट में नहीं आ सकते। बाई चांस आपको, जैसे अभी मैं बताता हूँ आपको, एक बहुत यूट्यूब पे हल्ला चल रखा है कि डीआई का क्वेश्चन गलत हो गया, डीआई खराब हो गया, डीआई ऐसे हो गया। डीआई जिनका गलत हुआ है या डीआई जिनका छूटा है, ठीक है, डीआई जिनका छूटा है, जिनका डीआई गलत हुआ है, अगर ये मान के चलिए कि ज़्यादा से ज़्यादा उनको इंटरव्यू कॉल आएगा। अगर मेरिट में अगर आना चाहते हो, अगर 20-25 नंबर छोड़ दिए हो आपने, या 20-25 नंबर का आपका गलत हो गया है, तो अगर आपका सिलेक्शन होता है तो एक ही केस में सिलेक्शन होगा कि आपको 180-190 के आसपास एसे में नंबर आए। अगर एसे में 150 नंबर के आसपास आ रहा है, औसतन बहुत ही लो है, हिंदी में 150 से ज़्यादा ही दिया जाता है, जैसे ट्रेंड है बीपीएससी में। अब इस साल क्या होगा आई डोंट नो, इसकी मुझे कोई जानकारी नहीं है। पर अगर आपका एसे में 190 है और आपका 2 डीआई 3 डीआई गलत या छूट गया है,
तो चांस है कि पीडीएफ में नाम हो, बहुत लोअर पोस्ट आपको मिल जाए। एसडीएम डीएसपी बनने के सपने तो आपके कभी पूरे नहीं होने वाले। पर आपका अगर डीआई सही है और उसके बाद ए से भी ठीक ठाक गया है तो आपके सिलेक्शन के चांसेस है। तो बहुत बड़ा चीज नहीं है कि आपको इंटरव्यू कॉल आ जाए, इंटरव्यू कॉल आ जाए। इस बार इंटरव्यू कॉल आने के चांसेस ज़्यादा है बहुतों के, क्योंकि 2000 सीट है तो नंबर ऑफ कॉल्स ज़्यादा होंगे। 5000 6000 बच्चों को बुलाया जाएगा, 5-6000 बच्चों में सबको नंबर आएगा। पर जिसके सवाल छूट गए, जिसके सवाल छूटे हैं, उनको मेरिट वाली जो पीडीएफ आएगी जिसमें 2000 लोगों का ही नाम होगा, उसमें उन लोग का नाम होगा ही नहीं जिनके सवाल छूटे हैं या गलत हुए हैं। ठीक है, तो आप पैराग्राफ में लिख सकते हो, पीडीएफ में नाम नहीं आएगा, सवाल आपके छूटेंगे ही छूटेंगे। तो इस फॉर्मेट में आप इस्तेमाल कीजिएगा। क्या क्या अनुप्रयोग है? व्यक्तिगत व्यक्तिगत और अनुकूलीन शिक्षा। जिस तरीके की आपको, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको समझाता हूँ, जैसे आप इंग्लिश के स्टूडेंट हैं, आपको इंग्लिश से रिलेटेड मान लीजिए स्कूल या कॉलेज में कोई काम है, या कोई किताब पढ़नी है, या कोई उपन्यास पढ़नी है, या कोई काम करना है, या कोई रिपोर्ट जमा करनी है, तो आप अपने हिसाब से एआई का इस्तेमाल कर सकते हो। बस वो आपके काम की चीज़ें ही आपको देगा, आपके अलावा जो दूसरा काम की चीज़ें वो आपको नहीं देगा। आपकी अपनी ज़रूरत के हिसाब से आपका व्यक्तिगत क्या शिक्षा में या क्या व्यक्तिगत आपकी समस्या है पढ़ाई लिखाई या कंपटीशन तैयारी में, आप चाहते हो बस उतना ही वो मुझे काम करके दे, इसके लिए बहुत बेस्ट है। तो इसलिए मैंने बोला है व्यक्तिगत और अनुकूली शिक्षा। दूसरा, भाषा की बाधा को दूर करना। फॉर एग्जाम्पल, एआई में इतनी क्षमता है, अगर एआई मॉडल को हर भाषाओं से जोड़ दिया जाए और आपको हिंदी और इंग्लिश या प्रॉपर तरीके से नहीं बोलने आता है, आप भोजपुरी या मैथिली या अंगिका या मगही कुछ भी भाषा बोलते हैं, अगर उसका जनरेटिव एआई बना है तो वो आपके भाषा को साधारण तरीके से दूसरी भाषा में कन्वर्ट कर सकता है। मान लीजिए कोई ऑनलाइन कोर्स है, ऑनलाइन कोर्स अवेलेबल है, जैसे फॉर एग्जांपल आप विदेश जाना चाहते हैं और आपको कोई कोर्स करना है। कोर्स करने में आप जानना चाहते हैं कि जर्मन सीख लें, जर्मन सीख लेंगे तो टूरिस्ट गाइड लोग, मान लीजिए बहुत सारे उद्योग के टूरिस्ट गाइड का आता है मान लीजिए, और बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं आपके किसी जगह पे, और आप वहाँ टूरिस्ट गाइड है और आप चाहते हैं कि भैया मुझे, वो बाहर से जो आते हैं वो फ्रेंच बोलते, जर्मन बोलते, मुझे आता नहीं है, तो आप एआई में हिंदी इंग्लिश लिखकर उसको जर्मन में कन्वर्ट करके उस अपनी अनुसार किसी भी भाषा को, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर किसी भी भाषा को आप आराम से सीख सकते हैं। हाँ, कंडीशन अप्लाई कि एआई उस भाषा को पहचानता हो या एआई उस भाषा पे बना हो। अगर नहीं है तो दिक्कत है, अगर है तो आप आसान से सीख सकते हैं। मतलब भाषा की कोई दिक्कत अगर आपको है तो उसको दूर करने में क्या करेगा, एआई आपकी मदद करेगा, शिक्षकों को सशक्त बनाएगा। अब देखो ध्यान से, इस बात को आप सब लोग मानिए कि अगर 50 साल पहले के कोई शिक्षक बिहार में हैं और अभी भी सर्विस में है, उनका टीचिंग स्टाइल और आज जो डिजिटल दुनिया से लोग ग्रेजुएट हो रहे हैं, डिजिटल दुनिया से जो पढ़ाई कर रहे हैं, आज कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं, ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, ऑफलाइन पढ़ रहे हैं, टैब से पढ़ रहे हैं, फ़ोन से पढ़ रहे हैं, डिजिटल बोर्ड से पढ़, जैसे मैं अभी आपको डिजिटल बोर्ड से पढ़ा रहा हूँ, मेरे पास बहुत सारी पुरानी शिक्षा के साथ साथ नई टेक्नोलॉजी का भी नॉलेज है। अगर किसी के पास ऐसा नहीं है तो वो एआई की मदद से अपने आप को अपग्रेड कर सकता है, पुरानी शिक्षा पद्धति में जो भी तकनीक यूज होती थी पढ़ाने का, उस तकनीक में अपना सुधार ला सकता है। तो टीचर का टीचिंग स्टाइल भी अगर आप बदलना चाहते हो, टीचर का अगर पढ़ाने के तरीके में भी सुधार लाना चाहते हो, तो शिक्षकों को भी एआई की पूरी इस्तेमाल अच्छे तरीके से करनी चाहिए। नंबर 3, स्वचालित मूल्यांकन और प्रतिक्रियाएं। आपने कोई कॉपी आंसर राइटिंग लिख लिया, बहुत सारे ऐसे पेड एआई हैं मार्केट में है कि आपने अपने आंसर कॉपी को लिखने के बाद उस पर अपलोड कर दिया, क्वेश्चन लिखा अपलोड कर दिया, तो वो एआई आपके पूरे क्वेश्चन को पढ़ के मूल्यांकन करके आपको बता देगा कि भैया आपने क्या क्या लिखा है और क्या क्या इसमें सही है, क्या क्या गलत है और इसको कैसे सुधारा जा सकता है। हाँ, फ्री का ऐसा ऐप अभी तक नहीं है, सारे ऐप इसमें पेड हैं। तो आप अपनी लिखी हुई चीज़ों का, कोई आंसर राइटिंग है, कोई क्वेश्चन है, सही मैथ का क्वेश्चन बना है, सही बना या गलत बना, इसका मूल्यांकन कराना चाहते हो, चेक करना चाहते हो, तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन को चेक करके आपको मूल्यांकन करके भी देने की क्षमता रखता है। तो ये भी शिक्षा में एक बहुत बड़ा क्या है, योगदान आएगा। ये आने वाले टाइम पे ऐसा होगा
चाहे आज हो या 10 साल या 20 साल के बाद हो, कि जहां पे आज बीपीएससी के मेंस की कॉपी चेक होती है, आने वाले समय में शायद एआई इतना डेवलप कर जाए कि आपकी कॉपियां एआई द्वारा चेक हो, जिसमें किसी भी तरीके का भेदभाव की सीमा ना देखने को मिले। आज बीपीएससी में सबसे बड़ा जो कॉन्सेप्ट बच्चों को ये झेलना पड़ता है, या हम लोगों ने भी पेपर दे रखा है तो हम लोग भी इसके शिकार हुए हैं, कि पहले जो ट्रेंड था उस ट्रेंड में ये होता था कि जो टेक्निकल पेपर्स होते थे उसमें नंबर ज़्यादा आते थे, आर्ट्स वाले बच्चों को नंबर कम मिलता था। इस समस्या को दूर करने के लिए ऑप्शनल हटा दिया गया और ऐसे ला दिया गया, और आज ऐसे इतनी बड़ी समस्या बन गई कि जो हिंदी में ऐसे लिख रहा है उसको अच्छा नंबर स्कोर हो रहा है, एवरेज बहुत ज़्यादा जाता है। ऐसे का एवरेज 170 प्लस होता है हिंदी में, वही ऐसे इंग्लिश मीडियम में बिहार के बीपीएससी में लिखा जा रहा है, तो ये माना जा रहा है कि उसमें एवरेज 150 के आसपास रह रहा है। तो 20-25 का एवरेज का जो डिस्टेंस है वो बच्चों को मार्जिन दे देता है। और आप देखिए यूपीएससी बीपीएससी के रिसेंट में जितने भी टॉपर्स हैं वो सिर्फ ऐसे से ही टॉप कर रहे हैं, उनके जीएस और जीएस1 और जीएस2 में उतना खास स्कोर नहीं आ रहा है। जिनका ऐसे 200 क्रॉस कर जा रहा है वो टॉपर बन जा रहे हैं। ठीक है, तो आप इस बात को ध्यान रखिएगा कि आने वाले टाइम पे ऐसा होगा बीपीएससी की कॉपी शायद आपके मूल्यांकन को एआई के द्वारा किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए पाठ्यक्रम और सामग्री विकास। अगर मान लीजिए आप ही एक स्कूल चलाते हैं और स्कूल में आप चाहते हैं कि निबंध लिखा जाए, बच्चों को निबंध लिखने के लिए कोई मटेरियल दिया जाए और आपके पास समय का अभाव है या आप नहीं लिख सकते, तो आप एआई की मदद से उस निबंध को लिख सकते हैं। एआई की मदद से निबंध को लिखेंगे तो आपको 10 से 5 मिनट भी नहीं लगेगा और एक अच्छा एआई आपको निबंध लिख के देगा, जिसके कारण आपका जो समय लग रहा था वो समय बहुत ही कम समय में बन सकता है। या आपने कुछ लिख रखा उस एआई को देकर आप उसमें गलतियां या ग्रामर मिस्टेक को भी सही कर सकते हैं। मतलब आप पाठ्यक्रम या पढ़ने लिखने वाली कोई भी सामग्री, कोई भी चीज़ हो, मटेरियल हो, नोट्स हो, लेक्चर नोट्स हो, क्विज हो, ऐसे हो, एनी काइंड कुछ भी हो, तो उस केस में आप एआई की मदद ले सकते हैं। अगला प्रशासनिक दक्षता। अब एआई बहुत अच्छा हो जाएगा, कॉपी भी चेक होने लगेगी, टाइम पे एमसीक्यू बनेगा, एमसीक्यू चेक हो जाएगा, स्कूल में मटेरियल्स टाइम पे मिलने लगेंगे, तो एक प्रशासनिक जो व्यवस्था होती है स्कूल या शिक्षा लेवल पे उसको भी सुधारा जा सकता है। तो ये एआई की खासियत है, अनुप्रयोग है शिक्षा में, और स्पेशली किसके लिए? बिहार के लिए। ये है मॉडल, आप इस मेथड से भी लिख सकते हैं। क्लियर कट है? तो ये रहा इंट्रो के बाद एक पार्ट अनुप्रयोग क्या है, जो हमारा क्वेश्चन है। आप यहां पे ध्यान से देखें, ठीक है, इस क्वेश्चन में ध्यान से देखें, बिहार में शिक्षा जनरेटिव एनआई के अनुप्रयोग पूछा गया है। ये जो अनुप्रयोग यहाँ पूछा जा रहा है, ठीक है, तो ये क्वेश्चन में अनुप्रयोग पूछा जा रहा है, तो हम लोग अनुप्रयोग पे ही बात की है अभी तक। इंट्रो लिया, इंट्रो के बाद यहाँ पे क्या है अपना, इंट्रो के बाद क्या है? अनुप्रयोग आया। ठीक है, तो मॉडल आंसर को लिखने का एक आधा पार्ट हमने कर रखा है। आप सभी को जैसे पता है 8 तारीख से बैच चालू हो चुका है, हिस्ट्री और साइंस एंड टेक से क्लासेस स्टार्ट है। साइंस एंड टेक का क्लास मैं ले रहा हूँ, लेक्चर्स चल रहे हैं, एनर्जी चैप्टर स्टार्ट हो चुका है, अभी एक मॉडल आंसर में करा रहा हूँ, आधा हो चुका, आधा मॉडल आंसर और बताऊंगा। इसी तरह से लगातार चलती रहेंगी। प्रज्ञान बैच है जो हमारे पूरा कोर्स का है, बीपीएससी 71 72 में बहुत फायदेमंद का रहेगा आपके लिए। ठीक है, इसमें जो मेंटर्स है वो आपको दिख रहे हैं, यहाँ पर मुकेश सर हैं, आनंद सर है, मैं पढ़ाऊंगा, आपके डीआई वाले सर है, तो सभी लोग मिलकर ये प्रज्ञान बैच में पूरा कोर्स ऑनलाइन मोड पे हिंदी मीडियम में करवाएंगे। साथ ही साथ में अगर आप चाहते हो कि इन टीचरों की ये प्रोफाइल सिस्टम हो गया, ठीक है, उसके बाद ये हमारे कुछ मेंटर्स हैं, ये वो मेंटर्स हैं जो पहले से बीपीएससी में सेलेक्टेड हैं, तो हमारे क्लासेस या प्रज्ञान बैच में साथ साथ होते होते इनको जब भी फ्री टाइम मिलेगा ये हमसे जुड़ेंगे, अपने अनुभव या आपको बीपीएससी से रिलेटेड क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, मेंस का रिवीजन कैसे करें, नोट्स कैसे बनाएं, करंट अफेयर को कैसे कवर किया जाए, डीआई में गलतियाँ कैसे ना हो, हमें क्या ध्यान रखना चाहिए, हमें अपने समय को कैसे बांधना चाहिए कि पढ़ाई में बहुत अच्छा आउटकम्स आए, बहुत सारी बातें हैं जो ये अपना अनुभव जो पहले से सेलेक्टेड वो आपको यहाँ आकर बताएंगे। ठीक है,
ये हमारे मेंटर्स हो गए, फैकल्टी हो गया, ये हमारे कुछ प्रज्ञान बेस की विशेषताएं हैं। हम पूरे अच्छे से आपको कराएंगे, 200 प्लस क्लासेस चलेंगी, लाइव रिकॉर्डेड रहेगा, कंप्लीट सिलेबस का हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, ये मेरा कोर्स है, मैंने बताया था। अगर खाली आप साइंस एंड टेक पढ़ना चाहते हो तो आप मेरे से जुड़ सकते हो। ये क्लास चालू हो चुकी है, 50 घंटे से ज़्यादा क्लासेस आपको मैं दूंगा, मॉडल आंसर राइटिंग कराऊंगा, जो पढ़ाऊंगा उसका पीडीएफ दूंगा, बोर्ड का पीडीएफ अलग रहेगा, कंटेंट का पीडीएफ अलग रहेगा, और इस तरह से हम लोग साइंस एंड टेक का कवर कर लेंगे। ठीक है, और अगर आप आर्ट्स और कल्चर और मॉडर्न हिस्ट्री, केवल मॉडर्न GS1 के पार्ट 1 में 114 नंबर का सिलेबस करना चाहते हो, पूरा कोर्स नहीं करना चाहते हो, तो आप मुकेश सर का ये मॉडर्न हिस्ट्री की क्लास प्लस करंट अफेयर की क्लास इसमें जुड़ी हुई है, करंट अफेयर की क्लास इसमें ऐड है, आप इसको क्या कर सकते हो, स्टार्ट कर सकते हो। तो ये बैच है, अगर आप लेना चाहते हो प्रज्ञान बैच, अगर आपको लेना चाहते हो तो आप प्ले स्टोर में जाके, एप्पल हो या एंड्रॉयड फोन हो, आप अगस्ता जीएस एकेडमी का ऐप डाउनलोड कीजिए। साथ ही साथ में ध्यान रखिएगा, उस ऐप पे करंट अफेयर रोज फ्री का करंट अफेयर, किसी भी चार्जेस के बिना डेली करंट अफेयर का पीडीएफ उसमें डलता है, आप उस डले हुए पीडीएफ का इस्तेमाल कर सकते हैं। एटलीस्ट आप करंट अफेयर पढ़ सकते हैं बिना कोई चार्जेस के। ठीक है, और जो भी क्लासेस चल रही है उसका मटेरियल आपको ऐप से ही डाउनलोड करना पड़ेगा। तो ऐप आप लोग डाउनलोड कर लीजिए, कोर्सेज ले लीजिए, मेंस की क्लास स्टार्ट कर दीजिए। अभी जो सीजन है, फेस्टिवल सीजन है, शायद आपको पढ़ने का मन ना कर रहा हो, पर धीरे धीरे स्टार्ट कीजिएगा तो आपको बेहतर फायदा होगा। ये समय आपका यूटिलाइज हो जाएगा और ज़्यादा समय का वेस्ट आप ना करें। एज ए सजेशन, एज ए टीचर मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ कि समय जितना ज़्यादा अभी यूज़ कर लीजिएगा, मेंस में उतना ही ज़्यादा बाकी लोगों से आप आगे थोड़ा सा एज लेकर रहेंगे। ठीक है, तो ये प्रज्ञान बैच आपको ध्यान रखना है कि आपको प्रज्ञान बैच आपको लेनी है। आपको पूरा क्लास के लिए, अगर आप सेपरेट लेना चाहते तो हिस्ट्री का अलग है, और साइंस एंड टेक पढ़ना चाहते हो मेरे से तो साइंस एंड टेक का सेपरेट बैच है। अगस्ता जीएस एकेडमी के ऐप पे सब अवेलेबल है, अभी ऐप डाउनलोड कर लें। और यूट्यूब चैनल में जो हमारा क्लास चल रहा है, अपने दोस्तों से शेयर करें कि ये क्लास आपको रेगुलर और टाइम पे सिलेबस कवर कराने की पूरी गारंटी देता है। ठीक है, अब देखो बिहार में एआई का तो मैंने अनुप्रयोग बता दिया, पर सवाल में अनुप्रयोग ही तो पूछा था सर, पर आपको अगर टाइम है और पेजेस बचे हैं, ज़्यादा पेजेस अभी खाली हैं, तो आप इसमें चुनौतियां भी लिख सकते हो जो आपके आंसर को और बेहतर कर सकता है। क्या क्या चुनौतियां हैं, थोड़ा चुनौतियों पर ध्यान दिया जाए। चुनौतियां और विचारणीय बिंदु, क्या हम बिहार में एआई आराम से लागू हो जाएगा, एआई ऐप बन जाएगा, सब लोग यूज करने लगेंगे, सब बहुत अच्छे से समझने लगेंगे? ऐसा है नहीं। आपको पता है बिहार में अभी भी 100% लोगों के पास, जिनके पास मोबाइल, उनको यूपीआई चलाने नहीं आता। तो यूपीआई जब चलाने नहीं आ रहा, 100% इसकी वैल्यू नहीं है। जो यूपीआई को एक अच्छा खासा समय हो गया है, तो एआई तो एक नई टेक्निक है, एआई तो एक नया टूल है और बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी है। तो ये सभी लोगों तक पहुंच जाए, ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा और चुनौती है बिहार राज्य के लिए। तो क्या क्या चुनौतियां हो सकती है, तो देखें, डिजिटल बुनियादी ढांचे की कमी, अभी भी सभी के पास इंटरनेट नहीं है। सभी के पास इंटरनेट नहीं है, तो ये एक बुनियादी ढांचा। जब इंटरनेट नहीं है तो एआई का तो सवाल ही नहीं आता कि एआई उन तक पहुंच सके, या एआई उन तक पहुंच सके, या एआई का वो यूज कर पाए। दूसरा, भाषीय और संस्कृति विविधता। बिहार में बहुत सारी भाषा है, बहुत सारी संस्कृति है। अगर एआई मैथिली पे बना है, भोजपुरी पे नहीं बना है, तो भोजपुरी वालों को दिक्कत। एआई मैथिली भोजपुरी दोनों पे, अंगिका पे नहीं है, या आपका मगही पे नहीं बना है, तो बहुत सारी दिक्कत। तो भारत में, बिहार में भाषीय जो स्थानीय भाषाएं हैं वो बहुत सारी हैं। अगर एआई सभी भाषाओं को समझकर उसका अनुवाद या उस पर कार्य नहीं कर सकता, तो बिहार के हर हिस्से में एआई को विकसित करना बहुत चैलेंजिंग होगा। अगर बिहार के लिए एआई मॉडल तैयार करना है, तो उसमें बहुत सारी स्थानीय भाषाओं का पूरी जानकारी एआई को देनी पड़ेगी, तो जो एक बहुत बड़ी चुनौती है। और ऐसा नहीं हो नहीं सकता, हो सकता है, पर चुनौती है, तो समय और लागत दोनों इसमें अधिक मात्रा में लगेगी। ठीक है, दूसरा, शिक्षकों की तैयारी। अगर एआई, ठीक है, मान लीजिए एआई बिहार में आ भी जाता है, तो मैंने बताया ना कि जो टीचर बहुत पुराने हैं स्कूलों में, जिनके पढ़ाने की तकनीक बहुत ही ज़्यादा ऑर्थोडॉक्स है या बहुत ही पुराने तकनीक से पढ़ाते हैं, अभी वो चौक और बोर्ड पे लिख के पढ़ाते हैं, उनको कंप्यूटर, डिजिटल, 5G, एआई का कोई नॉलेज नहीं है। तो जब ये अगर पूरी शिक्षा प्रणाली में लागू हो जाता है एआई, तो उन शिक्षकों के लिए चुनौती होगी कि वो ये तकनीक से जुड़ नहीं पाएंगे और अपने जो क्षमता है वो क्षमता शिक्षा के क्षेत्र में योगदान नहीं दे पाएंगे। तो ये भी हमारे सामने क्या है, चुनौती है। दूसरा,
वित्तीय बाधा सिंपल सी बात है, एक एआई डेवलप करना है पूरे बिहार राज्य में, बिहार का अपना एआई होगा, तो इसके लिए वित्तीय, ये मतलब फाइनेंस या पैसे की क्या लगेगी, अच्छी खासी लागत लगेगी। तो इस लागत में अगर पैसे की कमी है तो हम एआई में ज़्यादा निवेश नहीं कर पाएंगे, और एआई में निवेश नहीं कर पाएंगे तो बिहार शिक्षा में एआई की भूमिका को एक लंबा समय लगेगा, लंबा इंतजार करना पड़ेगा कि बिहार की शिक्षा में एआई अपना योगदान दे पाए। उसके बाद डेटा गोपनीयता और सुरक्षा, सिंपल सी बात है, एआई, अभी मैंने थोड़ा देर पहले बताया कि एआई में जो जानकारी मिलती है वो टेक्स्ट, ऑडियो, वीडियो में मिलती है। तो जो जानकारी मिलेगी उसमें डेटा डाला जाएगा। अगर डेटा डाला जाएगा तो ये भी समस्या बन सकती है कि एआई डेटा का मिसयूज कर ले। एआई अगर मिसयूज करता है डेटा का तो लोगों की जानकारी, गोपनीयता खतरे में आ सकती है। तो ये भी हमारे लिए एक बहुत बड़ी क्या है, चुनौती है। तो पूछा गया अनुप्रयोग है, पर हम अनुप्रयोग के साथ साथ कुछ बातों को चुनौतियों के रूप में भी लिखेंगे कि अपने आंसर के स्तर को और क्या किया जाए, बढ़ाया जाए। तो हमने पहले इंट्रोडक्शन लिखा, परिचय लिखा, फिर हम लोगों ने बॉडी में जो पूछा गया था अनुप्रयोग लिखी, पॉइंट नंबर 2, बॉडी की पार्ट हो रही है, ये किसकी बात हो रही है, बॉडी की पार्ट है। फिर हम लोगों ने चुनौतियों की बात की कि हमारे एआई को विकसित करने में चुनौती की बात थी। तो ये पूरा बॉडी कवर हो गया, ये 5 नंबर का है, परिचय 1 नंबर का। अब हमें निष्कर्ष लिखना है, निष्कर्ष लिखना है। निष्कर्ष तो मैं बता देता हूं कैसे लिखना है इसमें, पर आप इसको कॉपी नहीं कीजिएगा, आप अपनी तरह से आपको पढ़ के जो समझ में है उस हिसाब से आपको क्या लिखना है, निष्कर्ष लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। देखिए निष्कर्ष क्या है, जनरेटिव एआई, एक सेकेंड, देखिए निष्कर्ष का ये वर्ड लिखना नहीं है, पर मैंने लिख दिया क्योंकि मुझे आपको बताना है कि यहाँ से निष्कर्ष चालू है। निष्कर्ष वर्ड, ये पूरा वर्ड आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन मैंने क्या लिखा है, जनरेटिव एआई कोई जादू की छड़ी नहीं है, लेकिन यह एक शक्तिशाली उपकरण है। बिहार के लिए यह शिक्षा में पारंपरिक विकासात्मक बाधाओं को छलांग लगाकर पार करने का एक ऐतिहासिक अवसर है। मतलब हम एआई की मदद से बिहार में जितनी भी शिक्षा के विकास के रास्ते में आने वाली जितनी बाधाएं हैं, उन बाधाओं को दूर करने के लिए एक शक्तिशाली उपकरण है। ऐसा नहीं है कि जादू की छड़ी एआई आएगा, जादू की छड़ी चलाएगा और बिहार की जब शिक्षा की रैंकिंग आएगी तो बिहार सबसे लास्ट में जो टॉप कर रहा है वो ऊपर से टॉप करने लगेगा, ऐसा होगा नहीं। इसमें होने में भी बहुत लंबा समय का टाइम है, पर उसमें अगर तेजी लाना चाहता है बिहार राज्य, अपनी शिक्षा में तेजी लाना चाहता है, तो उसको तकनीक से और एआई या किसी भी तकनीक से अपने आप को जोड़ के शिक्षा प्रणाली में काफी बदलाव लाने की जरूरत है। तो इस मॉडल आंसर को मैं आपके पीडीएफ को, इस मॉडल आंसर के पीडीएफ को मैं डाल देंगे हम लोग अगस्ता जीएस एकेडमी के ऐप पे, वहां से ऐप से ही आप डाउनलोड कर सकते हैं। इस लेक्चर को बार बार देखें। इस लेक्चर में मैंने 2 ही बातें की हैं। हमारे पास दो पेज है, इस पेज पे मैंने यहाँ से क्वेश्चन है तो मैं यहाँ से मैंने स्टार्ट किया परिचय के बाद मैंने इस पूरे पेज में अनुप्रयोग लिखा, अनुप्रयोग लिखने के बाद यहाँ पर इस पार्ट में मैंने चुनौतियाँ लिखी हैं और फिर यहाँ पे मैंने निष्कर्ष लिखा है। तो आप देखिए पॉइंट वाइज लिखा जाए तो इंट्रोडक्शन, अनुप्रयोग, चुनौतियाँ और निष्कर्ष सारा लिखा जा सकता है, जो छोटे क्वेश्चन की डिमांड को पूरा करता है। छोटे क्वेश्चन की डिमांड को क्या करता है, पूरा करता है। इसलिए हमें इस बात का ध्यान रखना है कि छोटे क्वेश्चन को 2 पेज में किसी तरह से लिखा जाए, क्वेश्चन की डिमांड को पूरा किया जाए और साथ में 4, 4.5 या 5 नंबर तक लाने की क्षमता आपके छोटे क्वेश्चन में होती है। बस टू द क्वेश्चन के हिसाब से आपको आंसर लिखना है। तो नेक्स्ट क्लास में ऐप पे भी हम लोग लेक्चर लेंगे, वहां पर भी आप इनरोल होकर सकते हैं, कोर्स बाई कर सकते हैं और साथ ही साथ में करंट अफेयर भी ऐप से डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में एक और क्वेश्चन लेकर आऊंगा दूसरे टॉपिक का, ये जैसे आईटी सेक्टर का हो गया तो फिर इफ स्पेस या डिफेंस का या आपदा प्रबंधन या एनर्जी चैप्टर का या बायोटेक्नोलॉजी का या नैनो टेक्नोलॉजी का क्वेश्चन लेकर मैं दोबारा आऊँगा। ठीक है, दोबारा आऊँगा जिसमें आपको ये चीज़ें करने को मिलेंगी कि एक और मॉडल आंसर कैसे लिखा जा सकता है। ठीक है, साथ ही साथ में मैंने बताया था थोड़ा देर पहले ही, अपना जो ऐप है इस ऐप में प्रज्ञान बैच जो पूरा कोर्स कराएगा, साइंस एंड टेक बैच जो मैं कराऊंगा सिर्फ साइंस एंड टेक का, और हिस्ट्री का जो कोर्स है जो करंट अफेयर के साथ है वो मुकेश सर कराएंगे। आपको जल्दी से जल्दी इनरोल होना है। क्लासेस चालू हो चुकी, मेरी क्लासेस हो गई हैं, 2-3 क्लास हो चुकी हैं। उन क्लासेस को कंटिन्यूअस करता रहेगा। मंडे से फ्राइडे तक क्लास चलेगी। मंडे से फ्राइडे में आपको
सारे कोर्सेज के सिलेबस पढ़ा के लेक्चर्स को, लेक्चर नोट्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। सैटरडे संडे आप उसको रिवीजन करेंगे, आपके मॉडल आंसर लिखेंगे, फिर आपको व्हाट्सअप और टेलीग्राम ग्रुप में आपको ऐड किया जाएगा। वहाँ पे आप अपने डाउट को डालेंगे कि सर इस लेक्चर में आपने ये बताई, मुझे समझ नहीं आया, इस लेक्चर में आपने ये बोला, ये समझ नहीं आया, सर ये वर्ड में, ये कंटेंट में ये चीज़ लिखी हुई है, क्लियर नहीं हो रही है। क्योंकि साइंस एंड टेक बहुत टेक्निकल सब्जेक्ट है, हर चीज़ आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हो जाए ये जरूरी नहीं है। तो उसके लिए जब जो कमेंट्स आएंगे, जो आपके डाउट आएंगे, उसका एक डाउट सेशन भी लेक्चर के फॉर्म में ऐप पे आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में इसके आगे मिलते हैं और आगे इसके बाद हम लोग एक नया मॉडल क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ठीक है, बाय।